स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड चैप्टर मीन्स पेपर 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो इसमें हमने कल देखा था डॉबरेनस ट्रायड के बारे में पढ़ा था हमने। एक थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कि जिसमें बताया गया कि पहला 3 को ग्रुप में बनाया गया था। पहला और थर्ड जो है इनके एटॉमिक मासेस की सम करो तो जो भी मीन आएगा, मतलब इन दोनों के एटॉमिक मासेस की मीन अगर हम निकालते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा इसका एटॉमिक मास के बराबर। ऐसा किसका कहना था? डॉबरेनस का कहना। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने पढ़ा, तो जिसमें हमने देखा था कि पहला जो एलिमेंट होता है उसकी कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज 8th वाले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती होती है, या 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट वाले के साथ मिलती जुलती होती है। ये हमने ऑक्टेव लॉ में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलिस पेरियोडिक टेबल। एक रशियन साइंटिस्ट थे डिमिट्री मेंडेलिव। ठीक है, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग आता है, बट अभी हमें यही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन्होंने एक पेरियोडिक टेबल बनाया इसका एलिमेंट्स का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872 के दौरान। ठीक है, इन्होंने एक पेरियोडिक टेबल बनाया। मेंडेलिव पेरियोडिक टेबल इज द मोस्ट वी कैन से दैट इम्पोर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। मेंडेलिव कंसीडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट इज एटॉमिक मास। इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही एक बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया, मतलब एटॉमिक मासेस को कंसीडर करके ही इन्होंने पेरियोडिक टेबल बनाया। एंड अरेंज 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, known at that time in an increasing order of their atomic masses. Then he transformed this into the periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of these elements. इन्होंने क्या किया? फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की और इस अकॉर्डिंग एक तो एटॉमिक मासेस को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल का मतलब क्या होता है? तो किसी केमिकल के साथ ये रिएक्ट होते हैं या नहीं होते, ऑक्सीजन के साथ ये कैसे कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये कैसे कंबाइन होते हैं, इनके ऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैसे बनते हैं, कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, या और कोई एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन होते हैं क्या, किसी गैसेस के साथ कंबाइन होते हैं क्या। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में इसका अपीयरेंस कैसा है, ये पत्थर के फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है या कैसे और कोई फॉर्म में होगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी स्टडी की और उस अकॉर्डिंग एक पेरियोडिक टेबल हमारे सामने रख दिया। तो अब उसी टेबल को हम पढ़ने वाले हैं जो आपके बुक में पेज नंबर 18 पर दिया है। ये इसके पहले जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। मेंडेलिव ऑर्गेनाइज्ड द पेरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। These were the molecular formula of hydrides and oxides of the elements. इन्होंने क्या देखा कि हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स इसके कैसे बनते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन इस एलिमेंट को लगते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाते हैं इन एलिमेंट्स का, तो कितने ऑक्सीजन इनके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स इन्होंने देखा। मेल्टिंग पॉइंट को कंसीडर किया, बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर किया, डेंसिटीज को कंसीडर किया। डेंसिटी फिर और एक बार समझा देती हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इस तरीके से समझाती हूँ। कम से कम जगह में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं, मतलब उतना जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उतना डेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, एक जंगल का उदाहरण देती हूँ। अगर इतना बड़ा जंगल है, ठीक है, इसे बहुत बड़ा समझना है, और यहाँ पर 500 झाड़ लगे, 500 ट्रीज है, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि इतना बड़ा जंगल है और यहाँ पर भी 500 ट्रीज लगे, तो डेंस कौन सा हुआ? इतना बड़ा। इतनी स्पेस में 500 ट्रीज है, इसका मतलब ये डेंस हुआ। तो वैसे ही कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर उसके आते हैं तो हम उसे डेंस कहते हैं। तो डेंसिटी की भी उन्होंने स्टडी की ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, वो तो हमने पढ़ लिया। Mendeleev found that the elements with similar physical chemical properties repeat after a definite interval. इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज समान है, जिन एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी समान है, वो कुछ समय के बाद रिपीट होते हैं।
रिपीट कैसे होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। इनको फाइंड करने के चक्कर में इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बना दिया। वो लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता है राइट मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ, बस इतना लिखने के लिए आता है। तो ये लॉ जो है उसमें जब ये क्वेश्चन आता है तो ये लिखना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर दिया है, आप पेज पे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लॉ है वो दिया हुआ है, वो लिखना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ बाकी की चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्याणुओं के आवर्त फलन होते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिंदी भी बड़ी पेचीदा होती है ना, समझ में नहीं आती हमें, फिर भी ठीक है, इसे कंसीडर थोड़ा सा कंसीडर करके कि आपको नहीं समझ में आया और मैं आगे इसको एक्सप्लेन करके अपनी भाषा में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या कहते हैं? इसका मतलब ऐसा है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, पर्टिकुलर मासेस के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। क्लियर? पर्टिकुलर मासेस के बाद हमें वो ही देखने के लिए मिलती है या वैसी ही प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्टिकल जो है इसे हम ग्रुप कहेंगे एंड हॉरिजॉन्टल रोज है उसे हम पीरियड कहेंगे, ठीक है। इसे हम पीरियड्स कहेंगे। तो यहाँ पीरियड्स में आप देखो R2O दिया है, फिर दिया है RO, फिर दिया है R2O3, फिर दिया है RO2, ठीक है। इसके बाद है R2O5। आप अपने बुक में भी देख सकते हो RH2। ये हाइड्रोजन के साथ भी इन्होंने दिया है RH4, RH3, यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ से आगे ग्रुप 4 के आगे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्रुप में आपको एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किस तरीके से कंबाइन होता है वो दिया है। तो सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं थोड़ा राइटिंग वर्क कर लेती हूँ। अब यहाँ दिया हुआ है कि ये R की जगह जो है हम इन एलिमेंट्स को लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये बनेगा कैसा? फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, R की जगह अगर मैं H लेती हूँ, 2 मतलब 2, ये जो 2 है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर दिया है उसे हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो H2 वो बन जाएगा। क्लियर? अगर मैं Li के साथ लेती हूँ तो Li2O बन जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि सोडियम के साथ अगर हम लेते हैं तो ये बन जाएगा Na2O, ठीक है। इस तरीके से इनके ऑक्साइड बनेंगे। तो इनके साथ हाइड्रोजन का कोई भी नहीं दिया, हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहे, केवल ऑक्साइड का बनते हुए उन्होंने बताया है Be। अब यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है RO मींस BeO। अगर Mg R की जगह मैं Mg डालती हूँ तो ये बन जाएगा MgO। अगर मैं R की जगह Ca डालती हूँ तो बन जाएगा CaO। क्लियर? वैसे ही अगर मैं इनको कंसीडर करती हूँ, थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको, R2O3 इसका मतलब हो जाएगा B2O3। अगर मैं इस R की जगह Al लिखती हूँ तो ये बन जाएगा Al2O3। क्लियर? ये तो जैसे कि एज इट इज लिखना हमें, बस ये R की जगह इन एलिमेंट्स को डालना है और इनके फॉर्मूलेज जो है इस तरीके से ये बनेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में इस तरीके से लिखे जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। वैसे हाइड्राइड भी दिया है। H3 R की जगह मैं N डालती हूँ तो बन जाएगा NH3। अगर मैं इस P की जगह R की जगह P डालती हूँ तो ये बन जाएगा PH3, ठीक है। अगर इसी को बनाना है, अगर ये हाइड्राइड फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे? इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं N2O3, या इसे लिख सकते हैं P2O3। ये इस तरीके से इसका फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पर भी दिया है तो ये आप खुद से कर सकते हो। क्लियर? तो ये था। अब इस तरीके से आप इस पूरे चार्ट को पढ़ सकते हो। ये मोस्टली आता तो है नहीं पेपर में, पर कई बार ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है और पूछा जाता है कि इसे फॉर्मूला में डालो और बताओ किस तरीके से ये बनेगा, ऑक्साइड फॉर्म कैसा होगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, ये वो पूछते हैं। बहुत कम आता है वैसे पेपर में, ठीक है। फिर दिया है इंट्रोडक्शन टू
scientist. Dmitry Mendeleev was a professor in St. Petersburg University. सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे. इन्हें फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल भी कहा जाता है. आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है. He made a separate card for every known elements showing its atomic mass. उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट के लिए जितने भी 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन्होंने, तो 63 एलिमेंट्स के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए और उनके ऊपर उनके एटॉमिक मास लिखे. ठीक है, सारे एटॉमिक मासेस को उन्होंने अरेंज कर दिया. He arranged the cards in accordance with the atomic masses and properties of elements which resulted in invention of. और इसी के साथ साथ increasing atomic masses के साथ साथ periodic table properties, physical properties या chemical properties थी, उन्हें भी उन्होंने स्टडी किया और उस अकॉर्डिंग एटॉमिक मास के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके उन्हें अरेंज किया इन्होंने. और फिर अरेंजमेंट का नतीजा जो है एक पेरियोडिक टेबल हमारे सामने आया. फिर दिया है मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पेरियोडिक टेबल. जो मेरिट्स दिए हैं बहुत ही एक क्या प्री प्लान बोल सकते हैं. ये जो मेंडेलीव्स हैं इन्होंने जो पेरियोडिक टेबल बनाया ये बड़ा प्री प्लान था. ये पहले से जानते थे कि कुछ एलिमेंट्स के लिए मुझे जगह रखनी है, वहां पर कुछ एलिमेंट्स आगे मतलब इन्वेंशन होगा, डिस्कवरी होगी और कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकल के आएंगे जहां जिनके लिए मुझे प्लेस अभी से रखनी है. ये वो तभी जानते थे. ठीक है, तो जो भी पेरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया वो आगे चल के बहुत हेल्पफुल हुआ. और आज जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो इन्हीं के टेबल से रिलेटेड है. इन्हीं के टेबल को फॉलो करके हमने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को बनाया है. तो अब पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पेरियोडिक टेबल. तो मेरिट्स देखते हैं कि साइंस जो है, मेरिट्स में जो कुछ इंट्रोडक्शन दिया है सबसे पहले वो देखेंगे कि साइंस ये प्रोग्रेसिव है. इसमें ये हर दिन बदलता है, हम ऐसा बोल सकते हैं. हर रोज ये चेंजेस आते रहते हैं साइंस में. और इसमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम एक्सेप्ट भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने जमाने में जो साइंटिस्ट ने जो बोला है वो ही आज भी सही है. ऐसा नहीं है. अगर कोई नया आ गया और उसने पुरानी किसी बात पे उंगली रख दी कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो हम उस चीज पे सोच विचार कर सकते हैं और उस थ्योरी को चेंज भी कर सकते हैं. So these characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev periodic table. ये जो characteristics है या जो experiments करके हम जो changes कर रहे हैं ये Mendeleev periodic table में हमें देखने के लिए मिलता है. सबसे पहले जो लॉ लगाया, कौन सा लॉ था Mendeleev का, कि properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. ये जो लॉ उन्होंने लगाया उस समय पे Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till them. उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, पर क्या सोच के अरेंज किया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी वो फिक्स नहीं थी. वो जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज भी हो सकती थी. ऐसा उन्होंने अंदाजा रखा था. सारे एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज तो थी, इस चीज को वो मानते थे कि ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये चेंज भी हो सकती है. As a result of this, Mendeleev इसी के परिणाम स्वरूप Mendeleev's periodic table demonstrate the following merits. Mendeleev ने जो periodic table बनाया वो हमें नीचे दिए गए merits बताता है. merits मतलब हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स हम जिसको बोलते हैं या हम जिसके फायदे बोल सकते हैं. तो अब merits पढ़ेंगे. तो atomic masses of some elements were revised. उस समय पे कुछ सभी ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स थे उनके मासेस पहले से निकाले गए थे, बट इन्होंने क्या किया तो सारे एलिमेंट्स को फिर से रिवाइज किया. जब रिवाइज किया तो इन्हें समझ में आया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस पहले जो दिए थे उससे अभी क्या रहे, चेंज हो रहे हैं. तो वहां पर 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्होंने कि वो दिया है बेरिलियम. बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो 14.09 आ रहा था अर्लियर टाइम पहले. ठीक है, वॉज चेंज टू करेक्ट वैल्यू, मतलब अब उसकी वैल्यू करेक्ट हो चुकी थी तो वो थी 9.4. वैसे ही बेरिलियम वॉज प्लेस बिफोर बोरॉन. पहले बेरिलियम जो था वो बोरॉन के बाद आता था पुराने अकॉर्डिंग, मेंडेलीव के पहले के अकॉर्डिंग. बट जो मेंडेलीव ने इसको चेक किया तो ध्यान में आया कि जो बेरिलियम है ये बोरॉन के पहले आता है. ठीक है, तो ये जो दो मिस्टेक्स है ये कवर हो गई. फिर बाद में दिया कि मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस. अब उसके जो टेबल है वहां आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है और नीचे में भी दी है, ये है
सॉरी ये है, ये यहाँ पर दी हुई है खाली जगह। इस तरीके की खाली जगह जो है मेंडेलीव ने पहले से ही बना कर रखी थी। इन्हें पहले से ही आइडिया था कि यहाँ पर जो है एलिमेंट्स आने वाले हैं और वो उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, 3 of these unknown elements were given the name। इन तीनों एलिमेंट्स के नाम भी इन्होंने नामकरण भी कर दिए, जिनका नाम रख दिया इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, लेटर ऑन इस जगह पर जो एटॉमिक मासेस इन्होंने पहले से कंसीडर करके रखे थे, वहां पर एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बट एटॉमिक मासेस का एक अंदाजा जो है मेंडेलीव ने वहां लगा कर रखा। तो लेटर ऑन जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो उनके नाम जो है वो रखे गए हैं, सॉरी छूट गया हमारा, टेबल्स एंड देयर एटॉमिक मासेस वर इंडिकेटेड एज, हाँ उनके एटॉमिक मासेस जो है वो भी दिए हुए हैं हमारे बुक में 44, 68 और 72। ये उनका अंदाजा था किनका, मेंडेलीव का। तो इन्वेंशन होने के पहले उन्होंने अंदाजा बता दिया था कि उनके एटॉमिक मास ऐसे ऐसे रहेंगे। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वेर ऑल्सो प्रेडिक्टेड। केवल इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बता के रखा था कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज के लिए मैं एक वर्ड यूज करती हूँ पहचान, वो इस तरीके के रहेंगे। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट करके रखी थी, अंदाजा लगा के रखा था। लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। धीरे धीरे ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए और इनका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली का मतलब है स्कैंडियम मींस इका बोरॉन, गैलियम मींस इका एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम मींस इका सिलिकॉन। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये पेपर में क्वेश्चन आता ही है, कुछ तो एक लिखने के लिए आता है, इका बोरॉन का नाम लिखो या इका एल्यूमिनियम का नाम लिखो और टिक द करेक्ट आंसर में भी आता है। ठीक है, फिर दिया है कि सी टेबल 2.4। अब यहाँ पर प्रेडिक्शन किया है, मेंडेलीव ने जो प्रेडिक्ट किया था इका एल्यूमिनियम का, और इका एल्यूमिनियम बाद में उसे हम गैलियम नाम से जानने लगे थे। तो रियल जो है वो ये वैल्यूज है और प्रेडिक्शन जो है वो ये है। तो उसमें मैं कुछ बता देती हूँ। एटॉमिक मासेस बताया था 68, तो निकला 69.7, मतलब बहुत करीब थी। मेंडेलीव ने जो अंदाजा लगाया था वो बहुत करेक्ट था, ऑलमोस्ट करेक्ट था। फिर डेंसिटी 5.9 जो बताई है, तो रियल में निकली 5.94, तो ये भी बहुत करेक्ट प्रेडिक्शन था मेंडेलीव का। फिर मेल्टिंग पॉइंट, इका एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो बताया था, लो रहेगा। तो यहाँ पर गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो ही निकला है 30.2, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फिर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड उन्होंने बताया था कि ECl3 रहेगा, क्लोराइड के साथ वो जब कंबाइन होंगे तो क्लोरीन 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि GaCl3 रहेगा। ठीक है, 3Cl3 बनेगा इनका फॉर्मूला। इस तरीके से इन्होंने ऑक्साइड का भी बताया, ये एम्फोटेरिक नेचर है, वो भी इन्होंने हमें बताया। अब एक और मेरिट है थर्ड वाला, वो है देयर वॉज नो प्लेस। एक कोई रिजर्व प्लेस नहीं थी वहां पर। किसके लिए चाहिए थी रिजर्व प्लेस? तो इनर्ट गैसेस जो है उनके लिए चाहिए थी। ऐसी कोई प्लेस नहीं रखी थी मेंडेलीव ने, क्योंकि उस समय पे इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी, मतलब उसे ढूंढा ही नहीं गया था। ये तो 19th सेंचुरी में इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, उन्हें ढूंढा गया और फिर मेंडेलीव ने क्या किया, तो मेंडेलीव ने एक जीरो ग्रुप बना दिया। जीरो ग्रुप कहाँ बनाया? लास्ट में बनाया। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से, लास्ट वाला ये देखिए, ये सारे इनर्ट गैसेस हैं। तो यहाँ पर एक जीरो ग्रुप पूरे पेरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए एक ग्रुप बना दिया अलग से और बोल दिया कि ये इन्हीं के लिए स्पेशल जगह है। क्लियर? मतलब हमारा पेरियोडिक टेबल को भी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ और इनर्ट गैसेस जो बाद में डिस्कवर की गई उन्हें भी प्रॉपर पेरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। तो ये था एक लास्ट मेरिट, जिसे जीरो ग्रुप मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप, जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। और एक और बोला है कि इन्हीं को हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ये याद रखेंगे। इनर्ट गैसेस का क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ये दिया नहीं हमारी बुक में, बट थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। इनके आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की इनमें कैपेसिटी होती है। इसीलिए ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते और किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। इन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं। अब है डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पेरियोडिक टेबल।
अब मेरिट्स में है सबसे पहला पॉइंट, द एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वर सेम, इज सेम, वो सेम है, होल नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो फिर देयर वाज अ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब एक डाउट। क्या एम्बिग्विटी थी? द रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, उनका सीक्वेंस कैसा आएगा, कोबाल्ट पहले आएगा कि निकल पहले आएगा, इनका सीक्वेंस क्या होगा, ये इस पे थोड़ा सा डाउट था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में। फिर दिया है आइसोटॉप्स से रिलेटेड एक जो डीमेरिट दिया हुआ है। आइसोटॉप्स जो है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं which has a same atomic number but different atomic mass, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन अगर दिया है तो फ्लोरीन है, डायमंड है या कोल है, एक और छूट गया मेरे हाथ से, चलो ठीक है, ये 3 कार्बन हमें पता है। तो अगर ये तीनों को कंसीडर करूं तो ये तीनों भी क्या है, आइसोटॉप्स है, क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं बट एटॉमिक नंबर क्या आएगा, सेम, क्योंकि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास एक ही रहेगा, तीनों कार्बन का सेम ही रहेगा बट एटॉमिक मास अलग होने की वजह से इन्हें क्या कहेंगे हम, आइसोटॉप्स। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो हम एक ऐसा ध्यान में रखेंगे कि एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट है, उसके अलग अलग थोड़ा सा फर्क से एक अलग अलग एलिमेंट हमें देखने मिलते हैं, उसी के कुछ भाई देखने के लिए मिलते हैं, जुड़वा भाई, ठीक है। एक कार्बन है तो कार्बन के ही प्रकार हमें अलग अलग देखने मिल रहे हैं, तो वो हो गए उसके आइसोटॉप, ठीक है। तो आइसोटॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक डीमेरिट दिया हुआ है, तो बोला है कि इनके लिए भी एक क्वेश्चन था कि आइसोटॉप्स को कौन से बॉक्स में प्लेस करना है, इनके लिए सेपरेट बॉक्स देना है या उसी बॉक्स में प्लेस करना है, तो ये भी एक डीमेरिट था जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर दिया है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हमने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो मान लो कि एक का एटॉमिक मास 2 आ रहा हो, फिर 4 आ रहा हो, फिर एकदम से 10 आ रहा हो, किसी का 2 आ रहा हो, फिर 4 आ रहा हो, फिर दूसरे एलिमेंट का नाम मास मान लो 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 2 का फर्क है, एक और डालती हूँ मैं यहाँ पे मान लो C को आ रहा है 6 और फिर D को आ रहा है 12। तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे दो एटॉमिक मास का ही फर्क है, और यहाँ पर 6 है और उसके बाद 12, तो एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स इसके बीच में आएंगे, ये क्वेश्चन है। इसे और थोड़ा क्लियर करती हूँ, मान लो 6 है, फिर है 7, फिर है इसका एटॉमिक मास है 8, अब ये सीक्वेंस में दिख रहा है, फिर मान लो F आया, अब आया 15, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, 2 के फर्क से ये एटॉमिक मासेस रहेंगे, ऐसा कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। 6 के बाद उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है 7, फिर उसके बाद का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है 8। ये मैंने अंदाजा बताया, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एटॉमिक मासेस नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया। जब हमने अरेंज किया तो एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं था, कहीं पे 2 का ही फर्क था, कहीं पे 1 का ही फर्क था, तो कहीं पे बहुत ज्यादा फर्क था, 8 और 15 बहुत ज्यादा फर्क था। तो जब ऐसे ज्यादा फर्क वाले एटॉमिक मासेस आए तो इनके बीच में कितने एलिमेंट्स और आ सकते हैं इसका अंदाजा हम नहीं ले सकते, तो ये एक डीमेरिट था, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन से लेकर तो आज भी थोड़ी सी शंकाएं हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट अब ठीक है, अभी हमने कंसीडर कर लिया कि हाइड्रोजन की प्लेस ये है, तो उसे हमने वहीं पर फिट कर दिया। क्यों इसको लेकर क्वेश्चंस थे, तो वो भी हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद हेलोजन। हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ सिमिलैरिटीज बताता है। हेलोजन मतलब ग्रुप 17 आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये जो दिया है ये सारे हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव हम बोल सकते हैं इनको। तो इनके साथ हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टीज बता रहा, बट इसे प्लेस कहाँ किया गया है, यहाँ पर प्लेस किया गया है। इनके साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर भी प्लेस किया, पर वो यहाँ क्यों नहीं, यहीं पर क्यों, ठीक है। अभी तो यहाँ यहीं पर है वो, पर इसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनसे भी मिलती जुलती थी और इससे भी मिलती जुलती थी।
फिर दिया है फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 व्हाइल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि हेलोजन के साथ मिलती जुलती है, तो कैसे? हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, तो हेलोजन जो होते हैं जिसमें क्लोरीन है तो उसे हम Cl2 में लिखते हैं, फ्लोरीन है तो उसे हम F2 में लिखते हैं, ब्रोमीन है तो हम उसे Br2 में लिखते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम इनको लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा हेलोजन का है वैसा ही हाइड्रोजन का है, ये एक समानता हो गई। फिर बोला इन द सेम वे देयर इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। ये जो है ये सारे अल्कली मेटल्स कहलाए जाते हैं, ये जो सारे हैं ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये इनके साथ ही मिलती जुलती है। इनके साथ कैसी है वो तो हमने देख ली, अब इनके साथ कैसी है वो भी देख लेते हैं, ये होगी तो देखते हैं। There is a similarity in the molecular formula of the compound of hydrogen alkali metal। अब यहाँ देखते हैं हम Na और पोटेशियम एक्सेट्रा अगर हम देखते हैं तो जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ यहाँ दिया हुआ है, मैंने लिखा ही है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ एक ही सिंगल H सिंगल Cl, ठीक है, सिंगल H है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है वैसे ही अल्कली मेटल मतलब सोडियम, आप उस अल्कली मेटल में देख सकते हैं वहां सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम भी क्लोरीन के साथ देखो सिंगल Na और सिंगल Cl, तो ये भी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हाइड्रोजन के साथ जैसे ही बनाता है। अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो H2O आएगा, तो वैसे ही ये सोडियम जो अल्कली मेटल है ये भी ऑक्सीजन के साथ देखो Na2O बना रहा है, सेम फॉर्मूला है। वैसे ही H2S जैसे फॉर्मूला बन रहा है वैसे ही सोडियम Na2S बन रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन जैसा फॉर्मूला बना रहा है इनके साथ वैसा ही सोडियम भी इनके साथ सेम ही फॉर्मूला बना रहा है, तो ये हुई सिमिलरिटी किसके साथ? अल्कली मेटल के साथ। हमने पढ़ी हेलोजन के साथ भी सिमिलरिटी पढ़ी और अब हमने पढ़ी अल्कली मेटल के साथ उसकी सिमिलरिटी। और आगे थोड़ा सा एक सिमिलरिटी दी है, सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। एक और सिमिलरिटी दी है हाइड्रोजन और हेलोजन की, उसमें क्या बताया गया है, जैसे Na सोडियम, हाइड्रोजन और सोडियम, एक हाइड्रोजन और एक सोडियम मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, वैसे ही क्लोरीन मतलब हेलोजन है, तो क्लोरीन भी एक क्लोरीन और एक सोडियम मिलकर अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है। वैसे यहाँ पर देख सकते 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ मिलकर अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है, वैसे ही ये क्लोरीन भी 4 क्लोरीन एक कार्बन के साथ मिलकर अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है। मतलब जैसे हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है वैसे ही सेम ये हेलोजन भी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये भी एक सिमिलरिटी है हाइड्रोजन और हेलोजन। क्लियर? तो ये इतने डीमेरिट्स थे और इतनी सिमिलरिटी होने के बाद हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अल्कली मेटल के साथ ही क्यों, ये क्वेश्चन तब भी था और आज भी है। तो अब तक के हमने जो है डीमेरिट्स को भी खत्म कर लिया है। ये 4 डीमेरिट्स थे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लास्ट वाला था। तो अब तक का इतना पूरा जो पार्ट है ये ओवर हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। पर तब